दुनिया में जितने भी मेटल्स आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो बेटा, वो मेटल का द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज मेटल्स इन नेचर इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। जैसे कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल को मान लो मैं M+X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है नेचर में वो कंपाउंड बनाया हो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में, अपने सल्फेट के फॉर्म में, अपने किसी भी हेलाइड के फॉर्म में। जब मैं X लिखता हूँ इसका मतलब मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहा हूँ। कई बार सल्फाइड के फॉर्म में, जब मैं सल्फाइड बोलता हूँ तो मैं H2- के साथ कंपाउंड बनाता हूँ। कई बार कार्बोनेट के फॉर्म में। तो मोटी बात यह है कि कोई भी मेटल नेचर में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। और कैसा कंपाउंड है भाई, ऑक्साइड है कि सल्फेट है कि हेलाइड है कि सल्फाइड है कि कार्बोनेट, और भी बहुत सारे होते हैं, कि नाइट्रेट है, वो किस रूप में नेचर में उसके पत्थर मौजूद हैं। ऐसे पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को पहले ट्रक में लाद के आदमी फैक्ट्री में लाता है और फिर प्रोसेसिंग करके इस इन पत्थरों से मेटल एक्सट्रैक्शन करने की प्रक्रिया मेटलर्जी कहलाती है। इंजीनियरिंग करोगे तो बेटा, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग तो अपने आप में पूरा का पूरा 4 साल का एक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, जिसमें फर्दर मास्टर्स भी होती है। तो शायद आप ये बात समझ सकते हो सर, जो हम यहाँ बात करने वाले हैं वो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सिलेबस है। हाँ बेटा, सच्चाई है। मेटलर्जी का एक छोटा सा हिस्सा शायद हम लोग अपने आसपास सतना में भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ इतने सीमेंट प्लांट हैं। सीमेंट प्लांट में लाइमस्टोन लगता है बेटा, और लाइमस्टोन खदानों से खोद खोद के लाया जाता है और फैक्ट्रियों को दिया जाता है। शायद सुना भी होगा आपने। तो ऑब्वियस बात है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको क्लास 10 से मिलना शुरू हो जाती है। तो आइए वो जानकारी की शुरुआत करें। स्टार मार्क करके शायद सब ने हेडिंग डाल दी होगी, मेटलर्जी। आइए, मोर और लेस आपको बात भी समझ में आ रही कि मेटलर्जी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। मेटलर्जी में बच्चों सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट क्रमांक कैपिटल A, जो कि होगा इंट्रोडक्शन। आइए शुरू करें। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल। लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। कहने का अर्थ ये है कि जो भी नेचर में कंपाउंड पाए जाते हैं, मैं बोल ही चुका हूँ, मेटल कुछ कंपाउंड के रूप में मौजूद है, और जो भी ये कंपाउंड नेचर में पाए जाते हैं, उन कंपाउंड्स को मैं कंपाउंड या पत्थर नहीं कहूँगा, स्टोन नहीं कहूँगा, उन स्टोन्स को मैं मिनरल कहूँगा। ये है पहला पॉइंट। लिखो तो हाँ बोलो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। और उसी में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट, मैं इसको खिसका देता हूँ, आर नॉट ओर। पहले बच्चों में पॉइंट क्रमांक 2 लिखो, फिर इसकी हिंदी समझते हैं। लिखो तो हाँ बोलो। शुरू करूँ? चलो हिंदी सुन लो पहले बेटा। दूसरे पॉइंट में हिंदी में ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझो, मान लो एक खदान, एक पहाड़ मैहर में है। मैहर में कोई मेटल है M+X, वो अपने ऑक्साइड के रूप में मौजूद है। और एक पहाड़ मान लो कटनी में है, वहाँ पे मेटल वही है, लेकिन वो अपने कार्बोनेट के रूप में मौजूद है। अब मान के चलो, एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ आपको मैं, मान के चलो कि जो ऑक्साइड का पत्थर था, उस ऑक्साइड के पत्थर की एक गाड़ी, मान लो मैं 30 टन्स मेटल ऑक्साइड ख़रीदता हूँ, और इसको प्रोसेसिंग करना में मुझे खर्चा आता है लेट से 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए। और ये 1 लाख रुपए खर्चा करके मुझे इस 30 टन से 2 टन मेटल मिल जाता है। तो मैंने को प्रोसेसिंग तो 30 टन की करनी पड़ेगी, पर मैं कमाई केवल कितने टन की कर पाऊँगा? 2 टन की, क्योंकि मेटल 2 ही टन एक्सट्रैक्ट हुआ। और वही मेरे कहो कटनी की खदान से जो मेटल का कार्बोनेट मिला था, उसकी 30 टन की गाड़ी में प्रोसेसिंग कहो मेरे को 80,000 रुपये लगी, और प्रोडक्ट मुझे कहो 4 टन मिल गया। हेलो, तो बेटा वो, हाँ कायदे से तो ये दोनों मेटल्स के पत्थर हैं, ऑक्साइड हैं, मेटल के कंपाउंड हैं, तो कायदे से हैं तो ये दोनों मिनरल्स। हेलो, मिनरल्स तो ये दोनों है ना? हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, लेकिन वो मिनरल को मैं और कहूँगा जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से हो जाए, कन्वीनियंटली हो जाए, और सस्ता, इकोनॉमिकली हो जाए।
तो ऐसे मिनरल को मैं ओर कहूँगा। तो फिलहाल मुझे बताओ, कार्बोनेट को मुझे ओर, अगर ये एग्जांपल वैलिड है तो मैं कार्बोनेट को ओर बोलूँ कि ऑक्साइड को ओर बोलूँ? बोलिए। कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि सर उसमें पैसा कम लगा, आपका इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर मिनरल कार्बोनेट की ओर हुई। तो इस स्थिति में मैं कार्बोनेट के मिनरल को ओर कहूँगा और ऑक्साइड के मिनरल को मिनरल कहूँगा, वो ओर नहीं होगा। तो शायद इंग्लिश में बात आपको समझ में आ रही है कि सारे के सारे ओर मिनरल तो कहला सकते हैं, पर सारे के सारे मिनरल ओर नहीं कहला सकते। कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे एन ओर इज यूजुअली कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड यानी कि गंदगी होती है उसमें, कंटामिनेशन मतलब गंदगी। एन ओर इज यूजुअली कंटामिनेटेड विथ अर्थी और अनडिजायर्ड मटेरियल्स नोन एज गैंग। आज से मैं गंदगी को गंदगी नहीं, ऐसी गंदगी, भाई वो पत्थर में और भी हो सकता है अर्थली इम्प्योरिटीज़ यानी कि मिट्टी हो, मैं कहता हूँ और भी ऐसे कंपाउंड्स हों जिनका लाइसेंस नहीं है मेरे पास। मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है, उस मेटल ऑक्साइड के साथ कैल्शियम सल्फेट भी है, तो कैल्शियम सल्फेट का भी पत्थर तो होगा, साथ में मिश्रण होगा उसका। लेकिन कैल्शियम सल्फेट, क्या मैं कैल्शियम बेच पाऊंगा? मेरी फैक्ट्री के पास लाइसेंस है कैल्शियम बेचने का? नहीं है। तो मेरे लिए तो वो कैल्शियम सल्फेट भले पत्थर है, भले मेटल है, लेकिन मेरे लिए वो तो गंदगी है, क्योंकि मेरे को पास वो लाइसेंस नहीं है उसको एक्सट्रैक्ट करने का। हेलो, तो मेरे लिए वो अनडिज़ायर्ड मटेरियल जो भी होगा और अर्थी इम्प्योरिटी जो भी होगी, उसे मैं आज से गैंग कहूँगा। पॉइंट क्रमांक 4 लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब वो साइंटिफिक और आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करता हुआ प्रक्रिया जिससे मैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ उसकी ओर से, इस प्रक्रिया को मैं मेटलर्जी कहता हूँ। लिखें तो हाँ बोले। पॉइंट क्रमांक 4 में ही बच्चों, पॉइंट नहीं चेंज करेंगे, पॉइंट क्रमांक 4 में ही नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब सुनो बेटा, पहले सुन लो फिर लिखना बेटा, पहले सुन लो। सर अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, तो कुछ प्रक्रिया होती होगी सर? हाँ बेटा बिल्कुल होती है बेटा, वही प्रक्रिया तो मेटलर्जी कहलाती है। तो सर हर मेटल के कंपाउंड के लिए अलग प्रक्रिया होती है बेटा, सच्चाई है इन जनरल तो अलग ही होती है, लेकिन 10वीं के लेवल पे हम बहुत ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, बहुत सुपरफिशियल बातें करते हैं, क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस तो सर आप इंजीनियरिंग में ही करेंगे। बिल्कुल सही है। तो ऊपर ऊपर का जो प्रोसेस है बेटा वो ब्रॉडली कुछ प्रक्रियाओं में क्लासिफाइड है। क्या? लिखो मत, पहले अभी सुन लो। इंग्लिश में लिखा है द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। मेजर स्टेप्स इन डेप्थ अंदर अंदर की बातें अभी जितनी रिक्वायर्ड उतनी करेंगे। मेजर स्टेप्स की बात कर रहे हैं। आइसोलेशन मतलब हमें अलग करना पड़ेगा भाई, मेटल को उसके एनायन से अलग करना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्शन मतलब उसको निकालना। तो उसके 4 एक्चुअली बेटा फॉलोइंग मेजर स्टेप होते हैं, 4 लिखें। पहला रोमन नंबर 1 क्रशिंग ऑफ और, ऑब्वियसली बात सर पत्थर है तो फैक्ट्री में लाके पहले उसका चूरा बनाओ, क्रश करो। दूसरा ड्रेसिंग ऑफ, ड्रेसिंग और होगा बेटा, ये ऑफ नहीं होगा, ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, द लगाने की जरूरत नहीं है, ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब सुन लो बेटा, लिखना मत, पहले सुन लो बेटा। ड्रेसिंग में मोटा मोटा बात बताता भी जा रहा हूँ। पहले क्रशिंग वाला समझ में आता है सर, जो पत्थर है पत्थर को पहले महीन पीस लो, तब ना आपकी मशीनों के अंदर जाएगा पाउडर्ड वर्जन उसका, ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा आप मान लो गेहूँ लाते हो घर पे, या चावल लाते हो घर पे, या दालें, कुछ भी आप लाते हो घर पे बेटा कोई चीज़ लाने के पहले उसको पानी से धोते हो ना। और गेहूं में तो आपने बहुत देखा भी होगा, केवल पानी से धोने से क्या होता है सर, उसमें जो भूसी उसी होती है ना, बिकॉज इट इज़ लाइटर, हल्की होती है तो ऊपर आ जाती है। वैसे ही कुछ भारी इम्प्योरिटी तो होती होगी, जैसे कई लोग का चावल बिनते हैं भाई, अगर अच्छे चावल मान लो बिने बनाए आते हैं, आजकल सब आधुनिकताएं हो गई हैं, पैसा महंगी चीज़ें बिकती हैं, अगर नॉर्मल चावल खरीदो तो उसमें कंकड़ पत्थर वो सब पानी में नहीं ऊपर आएगा, क्योंकि हल्का नहीं होता। मतलब सर इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है उसको कैसे हटाना है। हाँ, तो बेटा मोटा मोटा ये जो, अब हम इम्प्योरिटी नहीं बोलेंगे, अब हम गैंग बोलेंगे, तो मोटा मोटा ये जो गैंग से ओर को हटाने का प्रोसेस है ना, उसको हम कहते हैं ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन। तीसरा प्रक्रिया करते हैं आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब हम अल्टीमेटली मेटल को उसके जो भी वो उसने एनायन के साथ कंपाउंड बनाया उससे एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया फॉलो करते हैं। और अब तुम्हारे पास मेटल आ गया, लेकिन जब तुम्हारे पास मेटल आता है ना बेटा, उससे एनायन से अलग होके भी
तो भी कई बार ना थोड़ी बहुत और इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। इम्प्योरिटी मतलब वॉट एवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इम्प्योरिटी मतलब ये नहीं कि गलत ही होगा। जैसे आपको एक देसी लिखना मत, अभी सुन लो। जैसे आपको देसी एग्जांपल बताऊं, पता है जब भी कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है ना, कॉपर का, तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन के दौरान कॉपर के जो भगवान ने जो पत्थरों बनाए हैं, खदानें बनाई हैं, उसमें पता है इम्प्योरिटी क्या होती है? इम्प्योरिटी होती है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये कायदे से इम्प्योरिटी है। अरे हाँ, इम्प्योरिटी बेच लोगे सर, अलग बात है, लेकिन आपको लाइसेंस तो कॉपर बेचने का है ना। हाँ, इसको आप स्क्रैप में बेच लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं इम्प्योरिटी हमेशा कोई गंदी चीज़ ही हो। गंदी चीज़ मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर चीज़ हो ना, अच्छी भी हो सकती है, तो होती भी है। तो इम्प्योरिटी इज़ वॉट एवर इज़ नॉट डिज़ायर्ड आउट ऑफ द प्रोसेस। इट में भी महंगी चीज़ ऑल्सो। तो इसलिए अब मैं उसे इम्प्योरिटी नहीं, गैंग कहूँगा, है ना। तो कई बार क्या होता है, मेटल जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना, फिर भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ यानी कि गैंग बचा रहता है। उसको हटाने का प्रोसेस कहलाता है बच्चों प्योरिफिकेशन, जो कि आखिरी तरीका है। प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इतनी बात समझ में आती है? समझ में आती है तो पहले हाँ बोलो, पहले सुन लो फिर लिखना, है ना। पहले सुन लो। अब हम कैपिटल बी में बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटलर्जी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेलिंग। एक्सट्रैक्शन में पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम, पहले सुन लो बेटा, लिखना मत। लिखेंगे बच्चों, सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट। पहली बात आपको बताई जा रही बेटा कि कुछ मेटल जो होते हैं वो नेचर में ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब समझते हो? जैसे कोई मेटल है वो अकेला सॉलिड के रूप में ही पाया जाता है। मतलब जो पत्थर होंगे ना, वो पत्थर उसके कोई कंपाउंड नहीं होंगे, वो पत्थर एज इट इज़ वो प्योर मेटल होगा। कुछ मेटल्स के साथ ऐसा है, जैसा आपको शायद पता भी है कि जो गोल्ड होता है ना बेटा, या डायमंड, तो आपको पता ही है डायमंड, हालांकि डायमंड मेटल नहीं है, कार्बन है, फिर भी एक एग्जांपल, क्योंकि शायद हम पन्ना अन्ना की खदानें जानते भी हैं। अभी आजकल में पन्ना की 2 खदानें फिर सरकार ने आवंटन भी किया है। तो ये जो डायमंड होता है ना बेटा, ये एक्चुअली कार्बन के रूप में ही रहता है, ये केमिकली कुछ और नहीं रहता। हेलो, वैसे ही सोना जो होता है ना, सोना भी ज़मीन में सोने के रूप में ही मिलता है, कोई कंपाउंड बना के नहीं मिलता। बात समझ में आती है? तो ये जानकारी होगी पहले, अभी लिखना नहीं, बस सिर्फ सुन लो बेटा, है ना। तो कुछ मेटल जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में भगवान ने फ्री स्टेट में, मतलब अकेले अकेले ही बनाए हैं। नेक्स्ट टाइम से कहेंगे, जनरली मेटल एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। ये आपको आगे जानकारी दे रहा है कि जनरली जो रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों नीचे आते हैं ना मेटल्स, जैसे गोल्ड आता भी है, पता भी है अपने को, ये जो नीचे आते हैं ना, ये नीचे आने वाले मतलब रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव नहीं है इसलिए ये कंपाउंड बनाते भी नहीं है, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, और कंपाउंड नहीं बनाते तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जानकारी भी दे दिया कि फ्री स्टेट में जनरली कौन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट लाइन से एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर, कॉपर भी लिख लेना। वैसे सच्चाई बेटा, कॉपर की बात, कॉपर कई खदानों में कॉपर के स्टेट में भी रहता है, कई खदानों में नहीं भी रहता है, तो इसलिए कॉपर लास्ट में है ना। ये प्रैक्टिकल बात है, इतना लिखो बेटा, शायद अब आपको समझ में आता है, लिखो। तो हाँ, पहले सुन लो। कह रहा है कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स। एग्जाम्पल, कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, कॉपर का सल्फाइड Cu2S, सिल्वर का ऑक्साइड Ag2 एक्सेट्रा। मैं जो कह रहा था आपको लिखा भी, अब आप लिखना शुरू कर सकते हो कि जो इनर्ट मेटल्स हैं ना वो, हाँ ठीक है, वो कई बार नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, पर उनके कंपाउंड भी बनते हैं। किसके कंपाउंड बिल्कुल नहीं बने बेटा? गोल्ड और प्लैटिनम के, क्योंकि वो इनर्ट है। कॉपर और सिल्वर के कंपाउंड के रूप में भी वो एग्जिस्ट करता है। लिखो तो हाँ बोलो। अच्छा, लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे ना, सुनिए, पहले सुन लो। लिखना तो बाद में, बहुत आसान सी, बस थोड़ा कहानी सुन लो एक बार। पॉइंट क्रमांक 2 सुनो। यहाँ लिखा है बेटा कि द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। मतलब ये जो बहुत ऊपर आते हैं वो सर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन करेंगे तो नेचर में इनके पत्थर, इनके मिनरल, इनके ओर कभी भी आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ये मेटल आपको अकेले फ्री नहीं मिलेंगे, पहली बात। नेक्स्ट लाइन में लिखा है बेटा, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड एट्सेट्रा, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। सर जो ऊपर ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले एकदम लुल कम रिएक्टिव, तो बीच वाले मॉडरेट, इंटरमीडिएट। हाँ, तो इसमें क्या नई बात बता दी सर।
हेंस, इसीलिए नई बात ये है, हेंस दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और अब ये अच्छी जानकारी है बेटा, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ना बेटा, मॉडरेटली रिएक्टिव कैसे एनाइन के साथ अपना कंपाउंड, मॉडरेटली रिएक्टिव तो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्ट्स बनाएंगे जनरली, वो या तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, या तो वो सल्फाइड बनाएंगे, या तो वो कार्बोनेट बनाएंगे। अब सर ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ये एक्चुअली ऐसे एनायन हैं जो मेटल के साथ काफ़ी अच्छा सॉलिड बनाने योग्य हैं। ये एक कायदे से फैक्चुअल जानकारी है, तो ये आपको होनी चाहिए कि जब ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वो नेचर में केवल ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ही मौजूद रहते हैं। आपको पता होना चाहिए। हेलो हेलो, चलो बेटा यस। आगे बढ़ो बच्चों। नोट डालेंगे बेटा दूसरे पॉइंट के बाद, पहले सुन लो। नोट है, द ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। अब पहले सुन लो बेटा, लिखना मत बेटा। ये आपको कह रहा है कि जनरली ना हर मेटल का क्या वर्जन हमेशा और भारी मात्रा में मौजूद रहता है? हर मेटल का ऑक्साइड भारी मात्रा में मौजूद रहता है। क्यों सर? इसलिए बेटा क्योंकि पर्यावरण में ना ऑक्सीजन बहुत, भाई पर्यावरण मतलब हवा, हवा में लगभग बेटा 79% कौन है? नाइट्रोजन। और लगभग बचा हुआ 19% के आसपास या 20% के आसपास कौन है? ऑक्सीजन। बाकी 1% में सारी गैसेस आते हैं। अब नाइट्रोजन के बारे में शायद मैं बता भी चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है। ट्रिपल बॉन्डेड मतलब ये दो नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये टूटना ना बड़ा कठिन होता है। इसमें नाइट्रोजन भले ज़्यादा मौजूद है लेकिन ये रिएक्टिव नहीं है, टूटती नहीं है, तो रिएक्ट कहाँ करेगी? वही दूसरे नंबर पे जो हवा में मौजूद है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन टूटना छोड़ो, जब टूटती है ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इज नोन एज कंबशन, यू नो दिस। और कंबशन कभी भी किसी चीज़ का होगा तो इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है भाई। आग लगती कहीं भी तो गर्मी होती है ना, मतलब सर कंबशन होना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको केवल आग लगाने के लिए स्टार्टिंग का चींटा लगाना पड़ता है, माचिस जलाना। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? चींटा लगाना। एक बार तुम ऑक्सीजन को माचिस लगा दो, फिर वो अपने आप ही इतनी हीट क्रिएट करती है कि आगे कंबशन करती है। बस शुरुआत कर दो तुम एक बार, हेलो, लाइटर बस मार दो, स्टार्टिंग की एक चिंगारी दे दो, फिर तो हम खुद कंबशन करके इतना एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, हम तुम्हारी जरूरत नहीं, हम सब जला देंगे। दिस इज यू, वी ऑलरेडी नो दिस। तो ऑक्सीजन एक ऐसा हवा का पदार्थ है जो ज़्यादा मात्रा में भी है। ज़्यादा मात्रा में सर नाइट्रोजन था, पर नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता, तो बचा कौन? ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्साइड सबसे रिएक्शन कर लेता है तो सबको बना देता है। लिखो तो हाँ बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कॉमा डिफरेंट, पहले लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अब लिख दो, लिखते भी रहो। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। अब लिखते भी रहो, सुनते भी रहो। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ इस पॉइंट पे कि मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से, मेटल की रिएक्टिविटी के हिसाब से ये तय किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है कि भाई उसको एक्सट्रैक्शन के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब सर मेटल की रिएक्टिविटी तय करती है, हाँ बेटा, कि किस प्रक्रिया से उसका एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। हालांकि ये सच्चाई बोलूँ तो एकदम जनरल बात है बेटा, और इसमें इन डेप्थ जाओगे तो बहुत हर आजू बाजू मेटल में टेक्निक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पर हाँ, वो आप आगे फर्दर क्लासेस में, वैसे 12वीं तक भी उतनी ज़्यादा, एक चैप्टर ही बस है, ऐसा थोड़ी बहुत कुछ है। ऑब्वियसली आगे बहुत बड़ा वास्ट साइंस है ये, है ना। तो खैर मोटी बात ये हो गई कि रिएक्टिविटी के आधार पर डिसाइड होता है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट के लिए टेक्निक क्या यूज़ की जाए। इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। अब लिखना मत बच्चों, पहले सुन लो। अब आगे की कहानी ये है बेटा कि मैं आपको एक फ़्लो चार्ट बता रहा हूँ। उस फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको देखना है कि हमने ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में किया क्या है। अभी बनाना नहीं बेटा, अभी सिर्फ सामने देखो और सुनो। देखो बेटा, एक काम करता हूँ, इसको मैं पूरा ही दिखाता हूँ, क्योंकि अभी लिखना तो नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। देखो बेटा,
ये एक फ्लो चार्ट है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अच्छी, और ये एक हमारे को एक्चुअली दिमाग में एक कॉमन सेंस बैठा देती है। क्या? फ्लो चार्ट फॉर मेटलर्जी। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको ओर आइडेंटिफाई करना होता है। ओर आइडेंटिफाई मतलब करना है, मतलब सर अरे यार मेटल नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स के रूप में मौजूद है, वो तो मिनरल है, हर मिनरल से पैसा थोड़ी कमाओगे, कुछ मिनरल का अगर एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपकी घर बिक जाएगा, फैक्ट्री चलाओगे तो सबसे पहला काम होता है मिनरल से ये छांटना कि नरे तू मिनरल भग यहाँ से, ये अच्छे मिनरल इधर आओ। सबसे पहले छांटता है आदमी कि कौन सा मिनरल हमारे लिए ओर की तरह बिहेव कर सकता है, तो सबसे पहले इसलिए मैंने ओर लिखा है। फिर और एक बार आपको पता चल गया हाँ इसके साथ इस पत्थर के साथ काम करेंगे तो आराम से घर नहीं बिकेगा, फैक्ट्री चला ले जाएंगे, तो उसको खरीदोगे और सबसे पहले करेंगे अपन कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब क्रशिंग करने के बाद ऑब्वियसली। कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया बेटा? कंसंट्रेशन हो गया मतलब गैंग हटाना। हाँ सर, गैंग हटाने के कितने तरीके होंगे बेटा? मैंने आपको गेहूं चावल का तो केवल एक तरीका बताया था, एक कॉमन सेंस बताया था। ऐसा तो गेहूं चावल तो है नहीं, वो तो मेटल का कंपाउंड है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होंगे उसको कंसंट्रेशन करने के, यानी कि गैंग हटाने के। उसमें भी गैंग पूरी नहीं हट जाएगी, पर फिर भी मैक्सिमम हट जाती है, तो उसको कंसंट्रेशन टेक्निक्स कहे जाते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे भी 12वीं में। अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पर अभी फ़िलहाल आपको मैं कोई कंसंट्रेशन टेक्निक स्पेसिफिकली नाम नहीं बता रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ गैंग हटाने का प्रक्रिया इस कंसंट्रेशन टेक्निक। फिर उसके बाद सर, अब आपने अभी भी सिखाया सर कि एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक डिसाइड की जाती है उसकी रिएक्टिविटी के आधार पे। तो मैंने 3 प्रकार से जो कंसंट्रेटेड ओर आएगी, मतलब जो गंदगी हटी हुई ओर आएगी, उससे मेटल एक्सट्रैक्ट करने की प्रक्रिया मैंने 3 हिस्सों में विभाजित कर दी। पहला हिस्सा क्या है? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और ये है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब सुनो बेटा, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है ना बच्चों, उनका पता है क्या किया जाता है? सीधा मैंने फ्लो चार्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर, और उससे आपको प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का अर्थ क्या होता है सर? बेटा मॉल्टन ओर मतलब उस ओर को पिघला दो, पिघला के वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और उसमें बिजली पास कर दो। याद है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब बच्चों? बिजली पास कर देना। तो एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, एक इलेक्ट्रोड में आपको मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हेलो हेलो। Yes, sir. और इस प्रक्रिया से जनरली जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा ना वो प्योर ही होगा, तो आप प्योरिफिकेशन के स्टेप से भी बच गए। तो ये काम करते हैं हम हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के साथ। अच्छा, जो मीडियम, अच्छा उसके बाद पहले लो रिएक्टिविटी की बात कर देता हूँ। जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं सर, उनके साथ हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं ना, या तो वो सर आपने बताया था लो रिएक्टिविटी तो फ्री स्टेट में मिल जाएगा, फ्री स्टेट में तो टेंशन ही नहीं है, एक्सट्रैक्शन करना बचे ही क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड ही है, मेटल ही है। तो सर फिर क्या करें बेटा? फ्री स्टेट वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन लो रिएक्टिविटी में मैंने ये भी बताया था ना, कॉपर, सिल्वर। हेलो, तो उनका क्या है बेटा? लो रिएक्टिविटी के जो मेटल है ना, उनका जनरली सल्फाइड का फॉर्म नेचर में मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सल्फाइड ओर लिखा है उसके नीचे कि लो रिएक्टिविटी का सल्फाइड ओर ही मिलता है, या तो फ्री स्टेट में मिल जाता है। अब सल्फाइड ओर का सबसे पहले आदमी क्या करता है? रोस्टिंग। रोस्टिंग करने से अगर मैं आपको रोस्टिंग बताऊं तो रोस्टिंग अलग से डिफाइन करूंगा बेटा मैं, एक प्रक्रिया है रोस्टिंग, मान लो। तो रोस्टिंग करने से क्या होता है? सल्फाइड ओर से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हो? मेटल। लेकिन ये जो मेटल होता है ना, ये थोड़ा सा इम्प्योर होता है, तो उसका रिफाइनिंग फिर करनी पड़ती है आगे। बात समझ में आ रही है? फ्लो, हाँ रोस्टिंग क्या है नहीं पता, पर होगी ना सर प्रोसेस, बताओगे आप। वो रोस्टिंग जब करते हैं सल्फाइड ओर की तो मेटल मिल जाता है, वो मेटल बहुत प्योर नहीं होता, तो फर्दर रिफाइनिंग करनी पड़ती है। ये हिंदी समझ में आती है? बोलना पड़ेगा, अरे बोलो। ठीक है सर, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी फिर से बता दीजिए। बेटा, मीडियम तो बताया ही नहीं मैंने, मीडियम छोड़ दिया था मैंने, अब मीडियम में अब बता रहा हूँ। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी सुनो बेटा। बेटा मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल होते हैं ना, वो मैं फर्दर 2 हिस्सों में विभाजित कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मीडियम के रिएक्टिविटी मेटल के अगर कार्बोनेट और है तो कुछ और प्रक्रिया होगी, और सल्फाइड और है तो कुछ और प्रक्रिया होगी। सल्फाइड और हैं तो लो रिएक्टिविटी की तरह उनका फिर से हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करके बच्चों आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है एक्चुअली। और अगर वो कार्बोनेट और है ना बेटा, तो उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करो या रोस्टिंग करो, मिलता बेटा ऑक्साइड ऑफ मेटल ही है। और फिर वो ऑक्साइड ऑफ मेटल से बच्चों हम फर्दर क्या करते हैं? हम ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो वही लिखा है, फर्दर क्या करना है? रिडक्शन ऑफ मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। टू नहीं होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए रिडक्शन ऑफ मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट।
और लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से भी जो रिडक्शन होकर मेटल मिल गया, फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यहाँ पे एक मैं आपको और बात कहना चाहूँगा, नहीं बस ठीक है बेटा, बस इतनी बात कहना चाहूँगा। बाकी इसमें इन डेप्थ एनालिसिस, सर रोस्टिंग क्या होती है, सर कैल्सिनेशन क्या होता है, सर इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, एग्जांपल बताओ, सर रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके कैसे कर लेंगे, वो सब मैं भी डिटेल में चर्चा करूँगा। फिलहाल ये फ्लो चार्ट समझ में आता है? हेलो, अब वो जो फ्लो चार्ट हमने बनाया सर, उस फ्लो चार्ट के बारे में कुछ डिटेलिंग हासिल करना। तो वो फ्लो चार्ट कितने हिस्सों में विभाजित था? 3। भाई हाई रिएक्टिविटी मेटल्स की चर्चा, मॉडरेटली रिएक्टिविटी मेटल्स की चर्चा और लीस्ट रिएक्टिव लो रिएक्टिव मेटल्स की चर्चा। तो एक एक करके थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि सबके बारे में कुछ डिटेलिंग दे पाऊँ मैं आपको। कैपिटल C लिखेंगे बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी। इसमें बिना किसी पॉइंट के इंट्रोडक्टरी इंग्लिश लिखेंगे, पहले सुन लो। लिखेंगे द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड हेंस दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ये कह रहा है, लिखते भी रहो सुनते भी रहो, कि वो मेटल जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एकदम ऊपर पाए जाते हैं, वो क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसलिए उनके कंपाउंड्स से उनके मेटल को एक्सट्रैक्ट करना सिंपल रिडक्शन से संभव नहीं है। पहले इसको इंग्लिश में लिख लो, फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं और करूँगा। पहले इसको लिखो तो हाँ बोलो। तो कॉमन सेंस की बात बेटी, जनरली फैक्ट्रियों में होता क्या है? जनरली फैक्ट्रियों में होता ये है कि सर आपने इतना तो हमको पता ही है कि हर मेटल का सर जनरली ना ऑक्साइड तो बना ही होता है। सच्चाई है बेटा। हम ना क्या करते हैं, हम मेटल का लेते हैं ऑक्साइड। ये जनरली हमारा प्रयास यही रहता है, पता है ये करना क्या, हम जनरली मेटल का लेते हैं ऑक्साइड। क्यों सर? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड मैक्सिमम सब मेटल का पाया जाता है। और मेटल के ऑक्साइड में पता अच्छाई क्या है सर, हमें पता है ऑक्सीजन -2 में होता है, ये तो यहाँ क्रिस क्रॉस से 2 आ जाएगा और यहाँ X आ जाएगा, शायद सब लोग जानते हो। इन जनरल तो हम मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड में पता है मैं इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ? मैं इतना इंटरेस्टेड इसलिए हूँ बेटा क्योंकि एक बहुत ही सस्ती चीज़ होती है, उसको कहते हैं कोयला। सुना है? सुना है? Yes, sir. बेटा मैं मेटल के ऑक्साइड में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि कोयला, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, कोयला पता है क्या करता है मेटल के ऑक्साइड के साथ? एक भट्टी में, एक बर्नर में, जैसे आपने शायद भट्टियाँ, ईंटों की भट्टी देखी होगी, ऐसे लंबा सा वो बना देते हैं और आग लगाते हैं। तो भट्टी बनाना क्या है, वही फैक्ट्रियों के लिए भट्टी बनाना तो और ईजी है। तो एक भट्टी में मेटल के ऑक्साइड के चूरे यानी कि क्रश्ड ओर को डाल दो और पता है ये बड़ा आसानी से काम हो जाता है। क्या सर? मेटल मेटालिक फॉर्म में मिल जाएगा आपको और कार्बन ऑक्सीजन को लेके या तो CO बना लेगा या तो CO2 बना लेगा। अब ये डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, उस हिसाब से डिसाइड होता है नेचर में कि इस कार्बन को CO में बदलना है या CO2 में बदलना है। अब खुद अगर देखो बेटा, तो कार्बन ने मेटल से क्या कर लिया? ऑक्सीजन निकाल ली। हेलो, तो बेटा कार्बन खुद हो गया ऑक्सीडाइज और मेटल के ऑक्साइड को कर दिया उसने रिड्यूस। ये बात समझने में तकलीफ है आपको? ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए बेटा। हेलो, बोलना Yes, पड़ेगा बेटा। कार्बन क्योंकि मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। हेलो, आपको नहीं लगता बेटा ये बहुत सस्ता काम है सर? ये बहुत एफिशिएंट इफेक्टिव काम है बेटा। आपको छोड़ो, दुनिया भर को ये लगता है। मेटल ऑक्साइड हम हर मेटल को उसके ऑक्साइड के रूप में इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि मेटल ऑक्साइड से बड़ी आसानी से एक सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट नेचर में मौजूद है जो कि उस मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींच लेता है और उसे रिड्यूस करके मेटल बना देता है। तो हम बढ़िया कोयले की कीमत पे हम मेटल बना लेते हैं और मेटल बेच खाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, फैक्ट्री चल जाती। बात समझ में आती है? हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. अब अभी भी लिखना नहीं है, अभी मेरी बात पहले सुन लो। तो मतलब आप, हमारी इच्छा क्या होगी बेटा?
हमारी इच्छा होगी कि हर मेटल अपने ऑक्साइड के रूप में ईश्वर करे हमें मिल जाए, हम बढ़िया सस्ते सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का बड़ा अच्छा तरीका है, हम चाहते हैं ऐसा हो। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं तो वापस मैं वहीं लौटता हूँ। हमने अभी आपको क्या बताया कि वो मेटल जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिविटी होती है जिनकी, ये मेटल का जो नेचर में ऑक्साइड होता है ना, या ये मेटल का जो भी वर्जन होता है ना कंपाउंड का, उसके लिए ना कोई सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट मिलता नहीं है। मतलब कार्बन के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि इतनी ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी के मेटल को रिड्यूस कर पाए। बात समझ रहे हो वो इंग्लिश क्या लिखी है अपन ने? हेलो, इन जनरल हम चाहते यही हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, ये पता है किसके साथ हो जाता है काम, ये मॉडरेट रिएक्टिविटी वालों के साथ हो जाता है, पर हाई रिएक्टिविटी वालों के साथ ये दिक्कत है क्या कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट इतना कन्वीनियंटली सस्ता मिलता नहीं है, एफिशिएंट मिलता नहीं है, जो उन मेटल के ऑक्साइड को या उन मेटल के किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाए। ये बात समझ पा रहे हो क्या लिखा है वहाँ पे? क्योंकि मॉडरेट के साथ ऐसा हो जाता है, बोलना पड़ेगा। मैंने यही आपको लिखवाया है कि मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हैंस दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड, मतलब उनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आती है? तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उनके लिए कोई और अच्छा एफिशिएंट और महंगा रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या सर प्रक्रिया ही कुछ और करनी पड़ेगी, आप ये रिडक्शन करके काम नहीं कर पाओगे। आइए देखें करना क्या है। अब लिखेंगे बच्चों इसमें पॉइंट नंबर 1 में, शायद आपको भूमिका आप समझ में आ गई कि हम करने क्या वाले हैं। अब इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे बच्चों दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मैं पॉइंट नंबर 1 में रीज़न लिख रहा हूँ कि क्यों रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अपने पास ज़्यादा शिद्दत से चिपका के रखेंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो कार्बन इनसे रिएक्ट करके छीन ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा, अब पॉइंट क्रमांक 2 की बात कर रहा हूं मैं, पहले सुन लो फिर लिखना बेटा। सर अगर नेचर में कोई भी ऐसा सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो हाई रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उनसे मेटल खींच पाए, तो हम क्या करें सर? ना बनाएं ऐसे मेटल को? नहीं बेटा, प्रक्रिया दूसरी इस्तेमाल करें। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिल रहा तो उनसे और एफिशिएंट तरीका यूज़ कर लो। क्या है सर एफिशिएंट तरीका? बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है सर? रुक जाओ, लिखना मत, सिर्फ सुनो। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, लिखना मत, पहले सुनो। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन कराना ही है, क्यों? अरे यार सर ऑक्सीजन हटा के मेटल को के रूप में बदलोगे तो रिडक्शन तो करना है, बस करने का तरीका अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। इनके जो नेचर में कंपाउंड मौजूद हैं वो ऑक्साइड नहीं क्लोराइड के रूप में मौजूद है। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट कैथोड वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। अब पहले बेटा एक काम करो, इतनी इंग्लिश लिख लो, मोर और लेस आपको समझ में आ गया होगा, आधा अधूरा नहीं भी आया होगा। पहले इतनी इंग्लिश लिखो क्योंकि नीचे मुझे फोटो की आवश्यकता है। पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, लिखना। पहले सुन लो सर, इलेक्ट्रोलिसिस तो हम जानते हैं सर, एक डब्बा लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन है बेटा? जो मेटल का जो कंपाउंड है ना उसी को पिघला दिया मैंने, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर बिजली कैसे पास करते हैं सर? बैटरी लगा के, जहाँ बड़ा डंडा यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो वो इलेक्ट्रोड प्लस हो जाएगा, जहाँ छोटा डंडा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो माइनस। हम इसको सबको पता है सर, प्लस के पास यहाँ पे माइनस आता है और माइनस आके इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है बच्चों? बोलना पड़ेगा, किसको पता है? वो इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। और वो इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड, जहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है, अब सुनो बेटा, एनोड पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कैथोड में चार्ज क्या है? माइनस। हम कर क्या रहे हैं? हम मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2 जो भी हाई रिएक्टिव मेटल है उसका क्लोराइड यूज़ करने की बात की मैंने। अब बेटा तुम बताओ, अगर जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे मॉल्टन NaCl लिखा है, मतलब पिघला हुआ NaCl, तो NaCl में Na क्या होगा प्लस Cl क्या होगा माइनस से, पता है आपको? तो बेटा
माइनस के पास कौन आएगा, माइनस के पास कौन आएगा, Na प्लस। प्लस माइनस कौन है इलेक्ट्रोड, कैथोड, तो देखो लिखा है एट कैथोड Na प्लस जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, मतलब Na प्लस जाके इलेक्ट्रॉन खाएगा और बना लेगा सोडियम सॉलिड। देखो हेलो। और एट एनोड क्या होगा बच्चों, एट एनोड, एनोड की तरफ कौन जाएगा बच्चों, एनोड प्लस है तो यहाँ पे कौन जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन किस रूप में जाएगा, Cl माइनस। Cl माइनस बन के वो क्या करेगा, बेटा यहाँ पे एक्चुअली आप एक काम करो बेटा, रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये रिएक्शन थोड़ा सा, ये वाला रिएक्शन कैथोड वाला सही है, एट एनोड वाला रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ये मत लिखिएगा। एट एनोड होगा क्या बच्चों, खुद बताओ सर, ऑक्सीडेशन। एनोड पे चार्ज क्या है, प्लस, तो कौन जाएगा बेटा, Cl माइनस, जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और बना क्या लेगा, जो सबसे स्टेबल उसका फॉर्म है क्या है, Cl2 गैस। बैलेंस करना है तो यहाँ 2 क्लोरीन लगा दो तो क्लोरीन बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। बात समझ में आ रही है मेरी, हेलो हेलो। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस से आपको मिला क्या, क्लोरीन गैस मिल गई एनोड में और सोडियम डिपॉजिट हो गया। देखो ये डिपॉजिट ये जो ऐसे मैंने क्यों किया है, काला काला ये क्यों बना है यहाँ कैथोड में, क्योंकि सोडियम जाके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। हेलो हेलो, यस सर। इतना फ़ोटो बनाओ, पहले फ़ोटो बना लो, ये रिएक्शंस को लिख लो और फिर ऊपर वाला पॉइंट जो भी अच्छा कर लेगा वो रीड करेगा, ताकि वो जो नीचे वाली बात हमें नहीं समझ में आई थी वो समझ में भी आ जाएगी। सोडियम कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में। क्लोरीन कहाँ लिबरेट हो रहा है, और सोडियम को डिपॉजिट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सॉलिड बन के यहाँ चिपक रहा है। क्लोरीन को लिबरेट क्यों बोला गया है, क्योंकि वो गैस बन के बुलबुले बना के उड़ रहा होगा। एक बार इंग्लिश पढ़ लेना, जो भी लिखेगा तेज से पढ़ेगा। पहले सुन लो, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के लिए सेम है, ऊपर का फोटो बनानी है तो फोटो बनाने की जरूरत नहीं है सर, वो तो सेम फोटो बनेगी। फर्क क्या होगा सर, बस बेटा ऐड कैथोड एड एनोड में, भाई कैथोड अभी भी माइनस है, माइनस पे कौन आएगा, प्लस। फिलहाल प्लस कौन होगा, Na प्लस। एनोड कैसा है, प्लस, उस पर कौन आएगा, माइनस। कौन माइनस है फिलहाल सर, O पे -2। तो एल्यूमिनियम पे +3, O पे -2, कैथोड में होगा रिडक्शन, ये 3 इलेक्ट्रॉन खा के एल्यूमिनियम सॉलिड बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन गैस बनाएगा। यहाँ सिर्फ आपको मैं बैलेंसिंग बताना चाह रहा हूँ। नेचर बेटा ऑक्सीजन O2 गैस बन के निकलेगा, तो 2 लगाओगे तो यहाँ 2 आएगा, ये 2 आएगा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के 2 2 या 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब एक एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, 2, क्योंकि 2 4 दे रहे हैं तो 1 2 दे रहा होगा। हेलो हेलो। अल्टीमेटली यहाँ पे भी कैथोड में एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा और एनोड में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। यहाँ जी जरूर लिख देना। और ये कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो गया। हेलो हेलो। मीडियम रिएक्टिविटी के लिए कोयला एज रिड्यूसिंग एजेंट मदद कर जाएगा इनका। बस आप ऑक्साइड का वो ले आओ सर, ऑक्सीजन खींच निकालेगा कौन, कार्बन। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव थोड़ी है, ये अब ऑक्सीजन को इतनी जोर से नहीं चिपका के रखते, कार्बन खींच सकता है ऑक्सीजन से। कार्बन के पास एज रिड्यूसिंग एजेंट इतनी औकात है कि मीडियम रिएक्टिविटी मेटल से ऑक्सीजन खींच निकाले। तो बताऊँ यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या है बेटा, पहले से हेडिंग डालो, मेरी बात सुनते रहो। यहाँ पे सबसे बड़ा काम है कि तुमको सर मेटल किसी भी रूप में मिले, तुम पता पहले उसको किस में कन्वर्ट कर दो, उसके ऑक्साइड में। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अगर आपने देखा हो तो थोड़ा अपना फ्लो चार्ट चेक करके बताओ मेरे को, मॉडरेट रिएक्टिविटी के जो मेटल्स हैं वो नेचर में किस रूप में मौजूद हैं, या तो वो कार्बोनेट के रूप में मौजूद हैं या सल्फाइड के रूप में। तो पता है सबसे महंगा, आपका सबसे कठिन काम और महंगा काम क्या है इस प्रक्रिया में, उन कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को किस में बदलना, किस में बदलना। हाँ, एक्चुअली बेटा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का काम यही है कि वो तुम्हारा जो भी ओर तुमको भगवान ने बना के भेजा है, मैं तुम्हारी ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दूं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये बात समझ में आती है। हेलो यस सर। चलो अब करते कैसे हैं सर, आइए देखते हैं। टाइम बता दो बेटा, इस मीटिंग आईडी में कितना बचा है। सर 5 मिनट्स। चलो अभी है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, पहले सुन लो। लिखेंगे द मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एटसेट्रा आर मॉडरेट रिएक्टिव एंड आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट
इन नेचर, पता है अपने को कि ये जनरली मॉडरेट रिएक्टिविटी कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में मौजूद है. इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट, फुल स्टॉप. देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन कराने के पहले, द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड. जो मैं आपको इतनी देर से गाना गा रहा था यहाँ इंग्लिश में लिख दिया हूँ. लिखना चालू कर सकते हैं आप लोग, और फिर भी मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, मेरी बात भी सुनते रहिए. यहाँ पे दोबारा जो मैंने बोल रहा था वही लिखा है कि भैया मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले नेचर में, यानी कि ईश्वर के बाजार में, सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में मौजूद हैं. पर क्योंकि कन्वीनियंट इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल देना, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना इज़ मच ईजियर. अब हम जो भी काम करेंगे वो सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे. ये हम किन के साथ कर रहे हैं? मॉडरेट रिएक्टिव वालों के साथ. क्यों हाई रिएक्टिव वालों के साथ क्यों नहीं किया था? क्योंकि कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं हो पाता उसके ऑक्साइड से. तो वहाँ पे हमको पैसा लगा के बिजली, भाई बिजली महंगी आती है, और पूरी फैक्ट्री में बिजली एक्सट्रैक्शन के लिए हर समय यूज़ कर रहे हो तो महंगा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन. कोयला ऑन द अदर हैंड सस्ता है, लेकिन हाई रिएक्टिविटी के साथ महंगा काम ही करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है. कार्बन उनसे ऑक्सीजन नहीं छुड़ा पाता था, मॉडरेट वालों से छुड़ा लेगा, तो पहले ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर देते हैं. एक बात शायद मैंने 10 बार बोल दी है, अब समझ में आ गई होगी. पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों. लिखेंगे कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड और. मतलब मैं बोल ही चुका हूँ, सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड और में बदलना है सर, क्योंकि ऑक्साइड और से मेटल आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. कैसे बदलेंगे सर? अगला पॉइंट है. 2 तरीके हैं बेटा. पहला तरीका है रोस्टिंग, दूसरा तरीका है कैल्सिनेशन. कॉपी को 2 हिस्सों में बांट लीजिए. लेफ्ट साइड लिखिए रोस्टिंग, राइट साइड लिखिए कैल्सिनेशन. कोई फ़र्क नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है. मकसद यही है ये करने का, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कि हम किसी भी ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर पाएँ. आइए किसी भी ओर का 2 ही प्रकार की ओर हम चुन रहे हैं वैसे, सल्फाइड और कार्बोनेट. उन्हें ऑक्साइड में कैसे बदलना है, चलो ना पहले सुन लीजिए बेटा. मोटी मोटी बात है. रोस्टिंग पता है हम कब करते हैं? रोस्टिंग तब मैं करता हूं बेटा जब मुझे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े. और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ती है क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना हो. जैसे कि यहाँ पे हालांकि रिएक्शन इस बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, मैं आपको रिएक्शन सुधार के बता देता हूँ. मैं पहले रिएक्शन ही बता देता हूँ बेटा, है ना. ये रिएक्शन नहीं लिखना है आपको, एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है. जैसे बच्चों मैं जिंक की बात करूँ, जिंक का नेचर में जो सल्फाइड है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? ZnS. क्यों सर? क्योंकि जिंक +2 में और सल्फर -2 में, 2 कटा होगा. कोई दिक्कत है समझने में? किसी को बोलना पड़ेगा. नो सर. तो बेटा ZnS सॉलिड यानी कि जिंक सल्फाइड. मैं चाहूँगा आप नाम भी लिख लीजिएगा. आप लोग एक काम करो, पहला पॉइंट में एग्जाम्पल ही पहले लिखो, फिर इंग्लिश बाद में लिखना. पहले आप लोग सीधा एग्जाम्पल लिखो. नाम क्या है बेटा इसका? जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड, PHID होगा ना, सल्फाइड PHID. जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग मतलब पता है क्या होता है बच्चों? आपको ऑक्सीजन के साथ हीट करना और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त ज़्यादा होनी चाहिए और हीट कर देना. तो पता है मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पता है क्यों पड़ी है बेटा? क्योंकि मेरे को जिंक को भी ऑक्साइड में बदलना और सल्फर को भी. जिंक बदल जाएगा ऑक्साइड तो ZnO बना लेगा, ये भी सॉलिड होता है बच्चों. और सल्फर SO2 गैस के रूप में निकल जाता है. आइए इसको बैलेंस कर लें बच्चों. सर सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बैलेंस है. जिंक यहाँ 1 है, 1 है, बैलेंस है. ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया बच्चों? 2 और 1 3. तो यहाँ पे लगा दूंगा अगर मैं 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3. पूरे इक्वेशन को 2 से इनटू कर दूंगा तो इसका डिनोमिनेटर भी हट जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर. तो जनरली मैं रोस्टिंग किसकी करता हूँ आपको शायद दिख भी रहा होगा. मैंने भले इंग्लिश ना लिखवाई हो, भले आप लोग सीधा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पहले रोस्टिंग के नीचे एग्जाम्पल लिख लो. ये रोस्टिंग आदमी सल्फाइड और की करता है, और इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों कैटायन एनायन दोनों को ऑक्सीजन बन के उड़ाना पड़ेगा. एनायन SO2 बन के गैस बन जाएगा और
कैटायन जिंक ऑक्साइड सॉलिड बन के आपको ऑक्साइड और मिल जाएगी। अब एक्सट्रैक्ट कर लो इसको सस्ते में। तो सबसे पहले मैंने ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया, कैसे? बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में ऐसे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो हवा की मौजूदगी में जब हम हीट करते हैं उसे रोस्टिंग कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो मैं पता है कैसे याद किया था इसको अपने क्लास टाइम पे। मैंने कहा था भाई ये रोस्टिंग आदमी घर में कर सकता है। घर पे सुने हो कैल्सिनेशन हो रहा है, घर में सुने मम्मी कह रही मैं कैल्सिनेशन कर रही हूँ? नहीं सुना होगा, ये ज़रूर सुना होगा मैं रोस्ट कर रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। यस तो यस मतलब घर में तुम हवा बंद कर सकते हो क्या? नहीं। तो मतलब सर घर में भी जब हीटिंग करते होंगे हवा ही होती होगी, तो घर वाली चीज़ रोस्टिंग। ऐसे मेरे को याद हो जाता है, अच्छा हाँ रोस्टिंग में हवा होनी चाहिए। हेलो, अभी इंग्लिश लिखेंगे रोस्टिंग की। एग्जाम्पल लिख लिया, हटा दूँ? इंग्लिश लिख देंगे पहले रोस्टिंग के साइड में, रिएक्शन आपने लिख लिया है, इंग्लिश लिखेंगे उसी के नीचे, पॉइंट नंबर 1 ही बना देना पूरे को। लिखेंगे द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब पहले सुन लो बेटा, फिर आगे लिखना। उसी के पैरेलली मैं कैल्सिनेशन भी बता दे रहा हूँ आपको। कह रहा है द कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कई बार लोग लिमिटेड की जगह एब्सेंस भी लिख देते हैं, लेकिन टेक्निकली लिमिटेड लिखना ज़्यादा ठीक है एब्सेंस से। क्यों? क्योंकि बेटा हीटिंग यानी कि कंबशन बिना ऑक्सीजन के तो हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत हवा तो चाहिए, लिमिटेड एयर तो चाहिए, पर हाँ बहुत लिमिटेड। लिमिटेड क्यों मालूम? क्योंकि बेटा जिंक कार्बन मतलब कार्बोनेट ओर में CO3 में ऑक्सीजन इटसेल्फ पर्याप्त ज़्यादा है। हेलो भाई, कार्बोनेट ओर में इटसेल्फ ऑक्सीजन कंटेंट पर्याप्त ज़्यादा है, तो you do not need it from external agency, hence we just need to exert the excess of temperature। मुझे प्लस O2 की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ना हीट का, यार हीट भी तभी कर पाओगे ना जब थोड़ी बहुत हवा होगी। आग लगने के लिए तो हल्की सी हवा चाहिए ना, इसलिए वहाँ लिमिटेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्लस O2 कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट थर्मल डीकम्पोजिशन। और बस ये बात है, थर्मली डीकम्पोज करने के लिए आग लगाओगे, आग लगाने के लिए कुछ तो हवा चाहिए ना। भट्टी के अंदर भले हवा नहीं जाने देना, जहाँ आग लगाओ उसके लिए लिमिटेड एयर चाहिए होगी ना, इसलिए मैंने एब्सेंस नहीं लिखा। कई बार आप देखोगे कई लोग एब्सेंस भी लिख देते हैं, पर अपन लिमिटेड ज़्यादा उचित मानते हैं। अच्छा, तो जिंक कार्बोनेट का मैंने हीट कर दिया, क्या हो गया? कार्बोनेट का एक ऑक्सीजन इसको मिल गया तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और साथ में CO2 बोलना पड़ेगा।